अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है बुधवार, तारीख है 25 जनवरी 2023। विषय है जेपी नड्डा और भारत भाजपा की तीसरी लहर। मोदी जी की भाजपा में महत्व रखने वाली एकमात्र वंशावली पार्टी की नीति है। हिमाचल प्रदेश के एक सामान्य परिवार से संबंधित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने गृह राज्य में हार के बाद भी दोबारा मौका मिला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस जिम्मेदारी का पूरा एहसास है जिसे कई बड़े नेता संभाल चुके हैं। मोदी और शाह को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। 2024 में भाजपा की लगातार तीसरी जीत सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के बाद अमित शाह ने मीडिया को बताया कि बतौर अध्यक्ष नड्डा के कार्यकाल में भाजपा 120 से अधिक विभिन्न चुनाव लड़ी, जिसमें से 77 में पार्टी जीती। बिहार और महाराष्ट्र में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया तथा बंगाल विधानसभा में 77 सीटें मिली, जो पहले केवल 3 थीं। दक्षिण राज्यों में अच्छा माहौल बना है। गोवा में जीत की तकड़ी बनी और गुजरात में ऐतिहासिक जनादेश मिला। उन्होंने भरोसा जताया कि मोदी और नड्डा के नेतृत्व में भाजपा 2024 में अधिक सीटों के साथ बहुमत हासिल करेगी। साल 2014 में भाजपा को बदलकर इतिहास रचने वाले बड़े आदमी की यह बड़ी अपेक्षा है। नड्डा न तो मोदी है और न ही शाह। वे अटल या आडवाणी भी नहीं है, लेकिन क्या वे अगले बड़े मौके के लिए सही व्यक्ति हैं? जून 2024 तक के लिए ही उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तब तक लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे। शाह को 2 कार्यकाल मिले थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश की निर्णायक जीत से अपनी क्षमता साबित भी की थी। करिश्माई नेताओं द्वारा संचालित पार्टी में नड्डा का आकलन उनके राजनीतिक मूल्य से होगा। अटल आडवाणी की जोड़ी ने एक बहिष्कृत संगठन को पुनर्जीवित किया तथा वैचारिक स्तर पर विरोधी व्यक्तियों एवं दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। नड्डा की प्रतिस्पर्धा कुशाभाऊ ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं की विरासत से है। ये नेता भी नीचे से ऊपर तक आए थे। मोदी ने भले ही पार्टी में जाति बाधा को तोड़ दिया है, पर 11 सांगठनिक प्रमुखों में नड्डा समेत 6 ब्राह्मण हैं। भाजपा के एकमात्र दलित अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रहे, जिन्हें एक सेटिंग ऑपरेशन के बाद शर्मनाक ढंग से हटाना पड़ा था। विनम्र और हंसमुख नड्डा को दवा देना आसान नहीं है। 3 दशक के सार्वजनिक जीवन में उन पर एक भी दाग नहीं है। वे सिद्धांतकार या वक्ता नहीं है, पर परखने में उनकी नज़र कमाल की है। वे अपने निशाने को जानते हैं। उनकी केसरिया पृष्ठभूमि पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जो शीर्ष नेताओं के लिए बेहद जरूरी योग्यता है। जबलपुर के पूर्व भाजपा सांसद की बंगाली बेटी से उनका शादी हुई है। वे विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध रहे हैं। वे पार्टी की सभी इकाइयों में रहे हैं।
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में पटना में छात्र चुनाव जीते। चुनाव मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हिमाचल प्रदेश में 3 बार विधायक रहे। 2019 में भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले वे राज्य और केंद्र के मंत्री तथा पार्टी के महासचिव रहे थे। साल 2020 में वे अध्यक्ष बने। उनके करियर से भले ही गुलाब की खुशबू आती है, पर उसमें कांटों की कमी नहीं रही। आज भाजपा अपनी शक्ति के शिखर पर है। उसके पास 400 से अधिक सांसद हैं। अकेले या गठबंधन के साथ 16 राज्यों में उनकी सरकार है। उसकी सदस्य संख्या 17 करोड़ से अधिक है। वह दुनिया का सबसे धनी राजनीतिक संगठन है। नड्डा का मिशन इसे बढ़ाना है तथा छवि बिगाड़ने वालों के घमंड को काबू करना है, जो सत्ता के मद में छात्रों को पीटते हैं, जहाज के दरवाजे खोल देते हैं, मोहल्ले में आने वाले हर अनजान का धर्म पूछते हैं और सिनेमा घरों को धमकियां देते हैं। ये भाजपा के ऐसे नए विशेषाधिकार प्राप्त नेताओं की श्रेणी है, जो मांग करते हैं कि उनकी प्रशंसा हो और उनका अनुसरण किया जाए। कांग्रेस विरोध की रणनीति कुछ कम कारगर प्रतीत हो रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है। केंद्र में 9 वर्ष से भाजपा सत्ता में है और कई राज्यों में उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। नड्डा के सामने एंटी इनकेवेंसी की चुनौती है। मोदी ने इस समस्या को समझा है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सलाह दी है कि पार्टी 18 से 25 साल के युवाओं से जुड़ें और उन्हें पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार की याद दिलाएं तथा अपनी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएं। हिंदुत्व और मोदीत्व के असरदार मिश्रण को ठीक से आगे ले जाना नड्डा का मिशन है। सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य भी एक सरदर्द है। नड्डा के सामने ढेर सारे उद्देश्य हैं, पर गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि निर्णय शीर्ष द्वारा लिए जाते हैं। उनकी भूमिका निर्णायक की कम, लागू करने वाले की ज़्यादा है, लेकिन वे शीर्षस्थ 2 नेताओं की तरह ही बेहद मेहनती हैं। साल 2014 में मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था। बीते 9 साल में डबल इंजन टीम ने देश और अधिकतर राज्यों में जीत हासिल की है। फिर भी कांग्रेस को मिटाने का उनका सपना अभी भी सपना ही है। राजनीतिक रूप से हाशिए पर किए जाने के बाद भी कांग्रेस का विचार अभी भी अस्तित्व में है। आखिर गांधी परिवार और कांग्रेस पर भाजपा के लगातार हमले को कैसे समझा जाए? महाराष्ट्र में सरकार बनाने से चूक जाने और मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में बहुमत नहीं पाने पर भाजपा ने विलय और अधिग्रहण के सहारे सरकारें गठित की। एक दशक में वह उन 7 राज्यों को वापस नहीं पा सकी है जहां वह सहयोगियों के साथ सत्ता में थी। हालांकि उसने गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और उत्तराखंड में दोबारा जीत हासिल की। जिन 9 राज्यों में 2024 से पहले चुनाव होंगे, उनमें से 6 में भाजपा, 2 में कांग्रेस और 1 में टीआरएस उर्फ बीआरएस सत्ता में है। भाजपा के समक्ष बड़ी चुनौती है, क्योंकि दक्षिण भारत समेत कई राज्यों में उसके पास करिश्माई नेता नहीं है। नड्डा और आकलन सीटें से नहीं, बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत की प्रतिक्रिया में तेजी लाने की क्षमता के आधार पर होगा। नड्डा बचपन में तैराक थे और उन्होंने
अखिल भारतीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग भी लिया था। उन्होंने चुनौतीपूर्ण स्थितियों को हंसते मुस्कुराते पार किया है। उनके दूसरे कार्यकाल में भाजपा की तीसरी लहर एक बेहद अहम क्षण होगा, जिसका इंतजार वे और उनके उस्ताद कर रहे हैं। अगला विषय है दूषित दवाओं पर लगाम। बीते कुछ समय से अनेक देशों में खांसी, बलगम के सिरप से बच्चों के मरने या गंभीर रूप से बीमार होने के कई मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में दवाओं में घातक तत्वों के होने की पुष्टि हो चुकी है, तो कुछ में जांच की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए ऐसी दवाओं से बच्चों को बचाने का आह्वान किया है। ऐसे कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की बहुत अधिक मात्रा पाई गई है। कम से कम 7 देशों में इस तरह की शिकायतें आई हैं। इन मिलावटी दवाओं के कहर का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 3 देशों में 300 से अधिक बच्चे मर चुके हैं। उनमें से अधिकतर की आयु 5 साल से कम थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है कि मिलावट के लिए घातक रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी मामूली मात्रा में जानलेवा हो सकती है, तथा दवाओं में कभी भी इन्हें नहीं मिलाया जाना चाहिए। संगठन ने सभी देशों से आग्रह किया है कि वे मिलावट दवाओं के उत्पादन और कारोबार को रोकें तथा ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई करें। पिछले साल अक्टूबर से अब तक स्वास्थ्य संगठन 3 चेतावनियां जारी कर चुका है। जिन दवाओं की शिकायतें मिली हैं वे भारत और इंडोनेशिया में निर्मित हैं। हमारा देश दुनिया का दवाखाना कहा जाता है। भारतीय दवा उद्योग बहुत बड़ी घरेलू मांग को पूरा करने के साथ साथ कई देशों को दवाओं और टीकों की आपूर्ति करता है। अफ्रीका देशों में जेनेरिक दवाओं की कुल मांग का 50% तथा अमेरिका मांग का 40% हिस्सा हमारे देश से पूरा किया जाता है। ब्रिटेन में कुल दवा मांग 25% हिस्से की पूर्ति भी भारत से ही होती है। दुनिया की 60% वैक्सीन नहीं उत्पादित होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचालित अनिवार्य टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए 70% टीके भारत में बनाए जाते हैं। भारत में बने कोरोना टीके की गुणवत्ता की सराहना दुनिया भर में हुई है। दुनिया के 78 देशों से लगभग 20 लाख लोग हर वर्ष उपचार के लिए भारत आते हैं। ऐसे में अगर कुछ उत्पादक अधिक कमाई के लालच में घातक तत्वों की मिलावट करते हैं या उत्पादन प्रक्रिया में लापरवाही बरतते हैं, तो इससे न केवल हमारे दवा उद्योग की प्रतिष्ठा पर आंच आती है, बल्कि देश की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। हमारे देश में भी नकली दवाओं के मामले सामने आते हैं। अस्पतालों और चिकित्सकों तथा खराब गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्माता के बीच साठगांठ की शिकायतें भी आई हैं। दवाओं में मिलावट एक अक्षम्य अपराध होना चाहिए। अगला विषय है देश के प्रत्येक मतदाता को नमन। आज ही दिन के 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और इसी वजह से वर्ष 2011 से यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को मतदाता के रूप में उनके अधिकारों व दायित्वों से अवगत कराना है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान पर हस्ताक्षर करने के पहले दिन और प्रथम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा ने आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया ताकि यह अपने कामकाज व निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इस संस्था की क्षमता
निष्पक्षता और विश्वसनीयता। अब तक संचालित 17 लोकसभा चुनावों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के 16 चुनावों, 399 विधानसभा चुनावों में स्पष्ट देखी जा सकती है। यही नहीं, आयोग द्वारा अभी 400वें विधानसभा चुनाव का आयोजन जारी है। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाने वाले अनुभवों के विपरीत भारत में चुनाव परिणामों को लेकर कभी भी विवाद नहीं रहा है। आयोग ने भारत के राजनीतिक दलों और नागरिक दोनों का भरोसा हासिल किया है, लेकिन इसके बावजूद चुनौती यही है कि इस भरोसे को और पुख्ता किया जाए। एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए सक्रिय और समावेशी चुनावी भागीदारी अहम होती है। वोट करने का अधिकार शक्ति के रूप में केवल तभी सफल होगा जब उसका प्रयोग किया जाए। हमें महात्मा गांधी की एक उक्ति याद रखनी चाहिए, यदि कर्तव्यों का पालन न करके हम अधिकारों के पीछे भागते हैं तो वे बिना लाभ की वस्तु की भांति हमारी पकड़ से निकल जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 94 करोड़ से अधिक पंजीकृत निर्वाचक हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले आम चुनावों 2019 में 67.4% के वास्तविक मतदान आंकड़े बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश अभी भी रखते हैं। बड़ी चुनौती यह है कि बूथ से गायब हो रहने वाले 30 करोड़ मतदाताओं को मतदान के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। इसके कई पहलू हैं, जैसे कि शहरी उदासीनता, युवा उदासीनता, घरेलू प्रवास इत्यादि। युवा मतदाता भारतीय लोकतंत्र के भविष्य हैं। वर्ष 2000 के आसपास और उसके बाद पैदा हुई अगली पीढ़ी ने हमारी निर्वाचक सूची में शामिल होना शुरू कर दिया है। मतदाताओं के रूप में उनकी भागीदारी लगभग इस पूरी सदी के दौरान लोकतंत्र के भविष्य को नया स्वरूप देगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि छात्रों के मतदान करने की आयु तक पहुंचने से पहले ही विद्यालय स्तर पर ही उनमें लोकतंत्र की जड़ों का बीजारोपण कर दिया जाए। इसके साथ ही युवाओं को भी विभिन्न माध्यमों के जरिए जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें मतदान केंद्रों तक लाया जा सके। यही प्रयास शहरी मतदाताओं के लिए भी है, जिनमें मतदान के प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है। लोकतंत्र में मतदाताओं को इस बात का अधिकार है कि वे उन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानें जिन्हें वे वोट देते हैं। इस तरह मतदाता को सजगता से विकल्प चुनने में सामर्थ्य बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी तरह यदि हर राजनीतिक दल को अपने घोषणा पत्र में कल्याणकारी उपायों का वादा करने का अधिकार है, तो वहीं मतदाताओं को भी उससे राजकोष पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को जानने का समान रूप से अधिकार है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। चुनावों में धनबल पर लगाम कसना अभी भी अधिक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मतदाताओं को दिए जा रहे लालच और लोभावन की व्यापकता व मात्रा अन्य राज्यों की तुलना में कुछ खास राज्यों में अधिक गंभीरतापूर्वक महसूस की जा रही है। सी विजिल जैसे मोबाइल ऐप से आम नागरिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं की सूचना देने में मदद मिलती है, जिससे निर्वाचन परीक्षकों को दोषी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई 100 मिनट के भीतर करना आसान हो गया है। दुनिया भर में विश्वसनीय चुनावी परिणामों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बरकरार रखना
और उन्हें अधिक सशक्त बनाना प्राथमिकता बना हुआ है। प्रत्येक चुनाव से पहले सैकड़ों फर्जी मीडिया वीडियो सामग्री लोड और प्रसारित की जाती है। दुनिया भर में तेजी से यह बात मानी जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह से के दुष्प्रचार पर आधारित कंटेंट के प्रति सचेत और जागरूक करने के लिए तैयार की गई है। अपनी व्यापक एआई तकनीक का जानबूझकर गैर प्रभावी इस्तेमाल करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ स्वतंत्र वैचारिक प्रवाह की सुरक्षा का दायित्व हम सबका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस चुनावों को समावेशी, सहभागी, मतदाता हितैषी और नैतिक बनाने में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करने के आयोग के संकल्प को प्रस्तुत करता है। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम वोट जैसा कुछ दृश्य 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें हम है। जब नागरिक अपने नागरिक कर्तव्य के रूप में मतदाता होने पर गर्व महसूस करेंगे तो शासन के स्तर पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से महसूस किया जाएगा। अब अगला विषय है देश दुनिया से महंगे चुनाव के कारण कमजोर होता लोकतंत्र। अमेरिका के ओहियो राज्य की सीनेटर मार्क हैना ने अमेरिकी लोकतंत्र पर तंज कसते हुए कहा था कि राजनीति में केवल दो चीज़ें जरूरी होती हैं, पहला धन और दूसरा मैं याद नहीं कर पा रही। इस कथन का सीधा सा अर्थ है कि अब चुनावी लोकतंत्र का केंद्रीय तत्व धन बनता जा रहा है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की चुनावी व्यवस्था हर साल महंगी होती जा रही है। वर्ष 2022 का मध्यावधि चुनाव अब तक के अमेरिकी इतिहास का सबसे अधिक खर्चीला चुनाव था। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2018 के चुनाव में 14 अरब डॉलर खर्च हुए, जो 2022 में बढ़कर 16.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह धन जॉर्जिया, एरिज़ोना जैसे 70 देशों की जीडीपी के बराबर है। इस धन का बड़ा भाग नेताओं ने महंगी कार रेस की टिकट खरीदने और शॉपिंग करने पर खर्च किया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार शासन करने के लिए सबसे पहले शासितों की सहमति होनी चाहिए। इसके बावजूद आज अमेरिकी सक्रिय रूप से उन उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रहे हैं जिसे वे चाहते हैं, बल्कि वे उन लोगों को चुनने के लिए समझौता करने को मजबूर हैं जो या तो धनी है या वे धनिकों को एकजुट कर सकते हैं। अमेरिका देश, जहां अर्थव्यवस्था का 90% धन देश के शीर्ष 1% लोगों के पास है, के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। वे धनबल के जरिए अपने लाभ को ध्यान में रखकर राजनीतिक एजेंडा तय कर सकते हैं। प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन की माने तो आय और धन में भारी असमानता राजनीतिक प्रभुत्व में भी असमानता पैदा करती है। इसका सीधा उदाहरण लगातार घटना कॉरपोरेट टैक्स और मजदूर वर्ग की घटती आय। अगला विषय है कुछ अलग है, रूपवती रुपया से लगाव। आय से अधिक संपत्ति और बोलने में लक्ष्मण रेखा को पार करने का समाचार अब नया नहीं है। आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता रहता है कि फलना नेता की जुबान फिसल गई और रूपवती रुपया को देखकर लोग फिसल गए। जीवन में जब वेतन के अलावा ऊपरी आमदनी होने लगती है तो परिवार और देश बर्बादी की
और बढ़ने लगते हैं। जब व्यक्ति अपनी नौकरी व्यवसाय के दौरान प्राप्त कुल वेतन आय उसके आय से अधिक की संपत्ति का स्वामी हो जाता है तो वह आय से अधिक संपत्ति के दायरे में आ जाता है। आय से अधिक संपत्ति का पहला चरण आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के रूप में परिलक्षित होता है। पैसा बोलता है कि धमक धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। देश विदेश घूमना और 5 सितारा होटल में ठहरना इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। जिनके यहाँ छापा मारा जाता है वे गर्व से कहते हैं, लक्ष्मी जी ने अपनी छाप हमारे ऊपर छोड़ दी है, तभी तो आयकर का छापा मेरे यहाँ पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने पर चर्चा में आ जाता है, मानो उसे पद्म पुरस्कार मिल गया हो। जब कोई नौजवान किसी उच्च प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है तो पत्रकारगण साक्षात्कार के लिए उसके घर जाते हैं। पड़ोसी कहते हैं, बहुत गरीबी से इसका बचपन बीता है, बड़ी मेहनत से इसने कम उम्र में बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। ऐसा होनहार बच्चा भगवान सभी माता पिता को दे। दुनिया परिवर्तनशील है, समय के साथ आमदनी का रंग बदलता रहता है। समय के साथ आदमी का रंग बदलता रहता है। बड़ी नौकरी मिलने के बाद उनके मकान का रंग रूप भी बदलने लगता है। कच्चा से पक्का 1 मंजिला से 2 मंजिला हो जाता है। फिर अचानक एक दिन मकान पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है और चारों ओर शोर मच जाता है और पड़ोसी बोलने लगते हैं, लगता है खूब रिश्वत कमाया है। तभी तो आयकर विभाग ने उस पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जो पड़ोसी कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब नज़रें बचाकर चलने लगते हैं। भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिल सकता, पर आय से अधिक संपत्ति प्राप्त करने वाले कुर्सी पर बैठते ही चौका छक्का की बरसात करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि यह तो लाभ का पद है, इस पद पर आने के बाद लॉटरी खुल जाती है। कुछ कहते हैं यह पद लाभ का है। आय से अधिक संपत्ति का दौर शुरू होने पर विपत्ति दरवाज़ा खटखटाने लगती है। लेकिन जिस संपत्ति के कारण विपत्ति आती है वही संपत्ति विपत्ति हर भी लेती है। संपत्ति और विपत्ति की आंख मिचौली चलती रहती है। जो पकड़ा गया वो बदनाम हो गया, शेष हरिश्चंद्र की औलाद बनते फिरते हैं। अगला विषय है आपके पत्र से आम जन सशक्त बने। आम जन क्या सशक्त बने। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक स्तर पर उपाय करने की ज़रूरत है। उनकी आय पर कर में कटौती करने जैसे उपायों की दरकार है। इसके साथ ही बैंक में महिलाओं के जमा पर ब्याज दर बढ़ाने जैसे कदम भी उठाने चाहिए। इससे न केवल महिलाएं बल्कि हर परिवार सशक्त होने की दशा में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा वे परिवार जिनके पास बेटियां हैं उन्हें कर में छूट प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन सब उपायों से महिलाओं सहित आम आदमी को राहत दी जा सकती है। अगला विषय है आर्थिक असमानता दूर हो। कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक विकट आपदा थी, पर आपदा इस घड़ी में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई अत्यधिक चौड़ी हो गई है। इस दौर में जहां देश में अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वहीं मध्य वर्ग का आकार घटा है। गरीबी का दायरा भी बढ़ा है। महिला पुरुष के बीच आर्थिक भेद भी बढ़ा है। देश में पुरुष कामगारों को मिलने वाले प्रत्येक रुपये की तुलना में महिला कर्मियों को 63 पैसे मिलते हैं। ऐसे में आर्थिक असमानता को नियंत्रित करने का प्रयास होना चाहिए। अगला विषय है
धैर्य और संकल्प। साधना में कई बाहरी बाधाएं भी हैं, क्योंकि नौसिखिए के मित्र और रिश्वतदार उनकी साधना का विरोध कर सकते हैं। उन्हें डर है कि वह व्यक्ति उन्हें छोड़कर साधु या सन्यासी बन जाएगा। इसलिए ये आंतरिक विकर्षण और बाहरी दबाव साधना आरंभ करने वाले व्यक्ति के धैर्य व संकल्प की परीक्षा लेते हैं। दूसरा चरण सफलता की शुरुआत है। सभी मानसिक गतिविधियों अब मन की अगली उच्च परत अहम की ओर निर्देशित होती है। यह कम कठिन अवस्था है और कभी कभी यह बहुत सुखद होती है। जो विचार पहले जंगली घोड़ों की तरह थे, उन्हें कुछ हद तक प्रशिक्षित किया गया है। कभी कभी और थोड़े समय के लिए मन को नियंत्रित किया जाता है। इस दौरान साधक आध्यात्मिक परमानंद और आनंद का स्वाद लेते हैं। इस चरण में भी बाहरी दबाव कम हो जाते हैं। तीसरा चरण वह है जहाँ कुछ मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। सभी मानसिक गतिविधियों अब मन की उच्चतम परत महत्व की ओर निर्देशित है। इस चरण में साधक को अपने मन और कुछ इंद्रियों या कर्मेंद्रियों पर नियंत्रित मिलता है। यह नियंत्रण व्यक्ति को अलौकिक शक्ति देता है। यह बड़ी प्रगति का संकेत है, पर बहुत खतरनाक अवस्था भी है। साधक अपने मन की नई शक्ति का दुरुपयोग गलत तरीके से उपयोग करने के लिए प्रलोभित हो सकता है। कोई उस व्यक्ति को क्रोधित कर सकता है और उसे अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने के लिए उकसा सकता है। इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन होगा। किसी भी शक्ति का दुरुपयोग बुरा है। यहाँ तक कि भौतिक सांसारिक शक्ति का दुरुपयोग भी व्यक्ति को पतन की ओर लाता है। सत्ता अपने स्वामी को भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। जब तक कि सत्ता को नियंत्रित करने के लिए कोई भी ताकत न हो, साधक को स्वयं सर्वोच्च चेतना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और कुछ नहीं। ध्यान करने वालों को सांसारिक शक्ति की मांग नहीं करनी चाहिए, भले ही उनके ध्यान से वे उस शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति विकसित कर लें। इसी के साथ 25 जनवरी का प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।